तो फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपी 1 दरोगा में जो लास्ट के 10 डेज पढ़े हैं उसमें क्या पढ़ें। जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे मुझे लग रहा था कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित है। तो जो भारत का पहला संरक्षण रिजर्व है ये तिरुनुवेली तमिलनाडु में स्थापित है। एक पूछा जाता है कि भारत का पहला संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है। तो जो संरक्षित क्षेत्र है वो अलग है। संरक्षित क्षेत्र पहला कौन सा है? सतपुड़ा, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। धूपगढ़ चोटी भी यहीं पे स्थित है। तो जो पहला संरक्षित क्षेत्र वो सतपुड़ा है और पहला संरक्षण रिजर्व वो तिरुनुवेली तमिलनाडु में है। संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व ये किस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं? तो ये हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो 2002 का संशोधन था उसके अकॉर्डिंग ये स्थापित किए जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल दिवस कब मनाया गया। जो अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल दिवस था वो हमारा कब मनाया गया है? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाकिम अभ्यारण्य। फाकिम अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारा नागालैंड में। ये इसलिए मैंने यहाँ पे ये वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं जो आपको अच्छे से याद नहीं होंगे। बाकी जो इजी क्वेश्चन है वो तो आपको अब तक रट गए होंगे। तो फाकिम अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? नागालैंड में है। और खोनोमा पक्षी अभ्यारण्य, खोनोमा पक्षी अभयारण्य आपने पढ़ा होगा, ये भी हमारा नागालैंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुगती वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है। तो कुगती वन्य जीव अभयारण्य हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो कुगती वन्य जीव अभयारण्य है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हमारे और भी स्थित हैं, जैसे कई नेशनल पार्क हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, पिन वैली है, कोल्ड डेजर्ट है। तो ये सब हमारे कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो एक क्वेश्चन मैं देख रही थी कि जो पिन वैली नेशनल पार्क है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हुई थी 1987 में। वैसे आपको किसी भी नेशनल पार्क की स्थापना कभी ये याद नहीं रखना है। ये क्वेश्चन किसी सेट पेपर में पूछा गया था तो इसलिए मुझे याद है, क्योंकि बहुत डाटा हो जाएगा, आप कितना याद रखेंगे। तो कुछ का ही याद रखिए, जैसे पिन वैली कब स्थापित हुआ? तो 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों एवं प्राणियों को किस नाम से जानते हैं। तो जो हम सागर है इसकी जो तली है यहाँ पर जो प्राणियों पादप पाए जाते हैं उनको कहते हैं बेंथम। उनको क्या कहते हैं? बेंथम। यहाँ पर लाइट नहीं पहुंचती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पर जो जीव रहते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको बेंथम कहते हैं। और सागर का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपर से लेके 200 मीटर की गहराई तक जो पाए जाते हैं जीव और पादप उनको कहते हैं प्लैंकटन। उनको क्या कहते हैं? प्लैंकटन। जो पौधे होते हैं उनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन और जो जीव होते हैं उनको कहते हैं जू प्लैंक्टन। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने कुछ घास के मैदान दे दिए हैं जो मतलब अगर इनका कई आप वीडियोस में देखेंगे लोग एक एक उठा के क्वेश्चन बनाते हैं कि सवाना कहाँ पाया जाता है या केंटरबरी कहाँ पाया जाता है। तो ये आप ये देखिए यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन एक साथ आपके कवर हो जाएंगे कि मैंने सारे एक साथ लिख दिए हैं। आपका हमेशा के लिए मतलब आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, सारे एक जगह पढ़ सकते हैं। जो सवाना घास का मैदान है वो हमारा अफ्रीका में पाया जाता है। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में। आप अभी पढ़ेंगे आपको अभी याद रहेगा, लेकिन होता ऐसा है कि 4-5 दिन बाद जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेयरी कहाँ था। तो आप कैसे याद रखेंगे? प्रेयरी डब बड़ी यहाँ पे रा में बड़ी की मात्रा यहाँ पे है, उत्तरी। मैंने तो ऐसे याद किया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपको ये भी हेल्प करे। प्रेयरी जो है ये पाया जाता है हमारा उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी, री से री ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। जो पुस्ताज है ये हमारा हंगरी में पाया जाता है। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में। और केंटबरी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड। केंटबरी कहाँ पर पाया जाता है? न्यूजीलैंड। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कैंपोज ब्राजील में पाए जाते हैं। कैंपोज हमारे कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। और स्टेपीज यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के भागों में पाए जाते हैं स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल्ड। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो वेल्ड हमारे दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना भी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। वेल्ड भी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पुस्ताज हंगरी में पाए जाते हैं। केंटबरी न्यूजीलैंड में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। कैंपोज ब्राजील में। स्टेपिस यूरेशिया में है। बार बार आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। जो लानोज हैं वो वेनेजुएला और कोलंबिया में पाए जाते हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो तो आप टिक कर सकते हैं। लानोज जैसे वेनेजुएला ज्यादा मिलता लिखा हुआ। लानोस पाए जाते हैं वेनेजुएला और कोलंबिया में। पंपास हमारे अर्जेंटीना में पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं, क्योंकि ये शीतोष्ण है, शीत जलवायु का है, शीत और उष्ण। तो जो दक्षिण अमेरिका है वहां पर पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका में।
नेक्स्ट है हमारा उस ये देखिए मैंने क्लासिफिकेशन भी कर दिया है कि उष्णकटिबंधीय कौन से और शीतोष्णकटिबंधीय कौन से, अगर मतलब पहचानने को आ गया कि इसमें से कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय है तो उसको भी आप कर लें। उष्णकटिबंधीय आप याद रख लीजिए, केवल 3 है, बाकी जो बचे वो आप उसको शीतोष्ण में डाल दीजिए। उष्णकटिबंधीय हमारा कौन सा है? सवाना है, लानोज है, कैंपोज है। सवाना अफ्रीका में पाया जाता है, लानोज वेनेजुला में पाया जाता है और कैंपोज ब्राजील में पाया जाता है। तो ये तीनों हमारे क्या हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान प्रेयरीज, सम्पास, डाउन्स, वेल्ड और स्टेपीज, ये सब हमारे क्या है? ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये भी देखिए, ये भी थोड़ा मुझे अलग लगा इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया कि आप लोग को याद हो जाए। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य हमारा गोवा में स्थित है। ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य हमारा उड़ीसा में है। ऊषा, ऊ सी ऊ ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, ऊषा उड़ीसा। ऊषा कोठी हमारा कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? हमारा गोवा में है। गोवा में मोल्यम राष्ट्रीय पार्क भी है और सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी गोवा में है। गोवा जो हमारा है, आप लोग बताइएगा यहाँ पे वनावरण के मामले में किस नंबर पे आता है? तो जो गोवा है यहाँ पे वनावरण कम पाया जाता है। नंबर ए पे आता है हमारा हरियाणा 1603, उसके बाद हमारा आता है पंजाब 1816, उसके बाद हमारा गोवा आता है, तीसरे नंबर पे गोवा होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन मुझसे बोलने में गलत हो जाए, हो सकता है कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कि हम सोच कुछ और रहे हैं बोल कुछ और रहे हैं, या कभी जो क्वेश्चंस हैं मैंने कहीं से लिखे हैं तो वहाँ पे डाटा गलत दिया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा जिससे मैं वहाँ पे सही कर सकूँ। थट्टेकाड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ पाया जाता है? तो थट्टेकाड़ पक्षी अभयारण्य केरल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा कब पारित हुआ? तो जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये संसद द्वारा पारित हुआ है 12 अगस्त 1972 को। ये इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल किया है कि संसद द्वारा पारित और अधिनियम बनने यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने में फर्क होता है। तो संसद द्वारा पहले पारित होगा तो 12 अगस्त 1972 को, जिस दिन हाथी दिवस होता है उसी दिन हमारा क्या हुआ, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो पारित हुआ संसद से। और 9 सितंबर 1972 को ये क्या हो गया? अधिनियम बना। कई बार केवल ये सब पूछना, ये सब ना पूछ के ये पूछ लेता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 9 सितंबर 1972 डेट दे रखी होती है तो वो सही हो जाएगी, 9 सितंबर 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा में परिभाषाएं दी गई हैं? तो कोई भी अधिनियम हो, उसका जो धारा 2 होती है वो परिभाषाओं से संबंधित होती है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जो धारा 2 है, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे धारा 2(1) में प्राणी को परिभाषित किया गया है, धारा 2 के 2 में प्राणी वस्तु को परिभाषित किया गया है, धारा 2 के 5 में बंदी प्राणी की परिभाषा दी गई है, धारा 2 के 7 में आखेटन की परिभाषा दी गई है। तो ये कुछ मेन है जो मैंने याद किए, मैंने सारे नहीं याद किए, आप लोग परेशान हो जाए कि मैंने सारी धाराएं याद कर ली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे मेन में लिखे 2-3 वो मैंने लिख लिए थे, इसलिए मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण, अच्छा यहाँ भी लिखा है, सॉरी मैं ये देखिए, ये मेरी आंखों के सामने है और फिर भी मैं बोलती जा रही थी और मुझे लग रहा था कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(1) में प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया है। पशुधन से क्या आशय है? तो पशुधन से आशय मतलब ये आप लोग को अब तक तो ये चीज़ याद ही हो गई होगी कि कृषि के उपयोग में आने वाले पशु, यानी जो अनुसूची 1 से 4 तक शामिल हैं पशु, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की जो अनुसूची 1 से 4 तक में शामिल है वो पशुधन नहीं है। ये आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि 1 से 4 तक संरक्षित जो जिनको ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है ऐसे जीव शामिल हैं, तो वो कृषि के उपयोग में नहीं आते। जैसे चीता, घड़ियाल, चूहा, वर्मीन्स, स्पंज, सांभर, ये सब कृषि के उपयोग में कहाँ से आएँगे? तो इसमें 1 से 4 तक अनुसूची में जो भी जानवर शामिल हैं वो पशुधन नहीं है। पशुधन क्या है? जिसका उपयोग हम कृषि में कर सकें, गाय, भैंस, बैल, ये सब, घोड़ा, गधा, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा में आखेटन शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 2 की 16 में। ये आखेटन की एक विस्तृत परिभाषा दी गई है और मेन रूप से आखेटन को धारा 2 के 7 में भी परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएनएफसीसीसी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। ये कब हुआ था? तो ये 1992 में हस्ताक्षरित हुआ है और 1994 में लागू हुआ है। कई बार पूछते हैं कि यूएनएफसीसीसी यानी जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है वो लागू कब हुआ? तो वो होगा 21 मार्च 1994। उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? 21 मार्च 1994। जो यूएनएफसीसीसी है ये एक मतलब पत्रिका प्रकाशित करता है, क्लाइमेट चेंज न्यूट्रल नाउ करके, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, न्यूट्रल नाउ मुझे याद है, तो वो यूएनएफसीसीसी के सचिवालय द्वारा ही जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किगाली समझौता कब आया?
ये शायद मैंने क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कवर किया था, तो कई बच्चे कह रहे थे मैम 2016 में आया, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये 2016 है, सॉरी कई बच्चे कहते थे कि 2019 में आया है। तो उनको ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो किगाली समझौता है वो 2016 में अपनाया गया था, लेकिन 2019 से ये लागू हुआ है। अगर क्वेश्चन में सीधे 2019 दे दिया गया तो वो भी सही होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 3 साल बाद लागू हुआ है। ये अपना लिया गया था 2016 में। और इसका लक्ष्य क्या था किगाली समझौता का? तो 2047 तक जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स थे, HFCs, उनकी खपत में 80% की कमी करना। 2047 तक। कभी-कभी आपसे स्टेटमेंट देके भी पूछ सकते हैं, ये किस समझौते का लक्ष्य 2047 तक HFCs की खपत में 80% की कमी करना था? थोड़ा मैं जल्दी-जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि लंबा वीडियो है थोड़ा। तो किगाली समझौते का लक्ष्य था 80% की कमी करना HFCs में। एक ये भी लक्ष्य था 2028 तक उनकी जो HFCs हैं उनको स्थिर कर देना, मतलब उनको उससे ज़्यादा ना हो। वो भी एक लक्ष्य था। कब का? 2028 तक का। वो भी किगाली का ही लक्ष्य था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, P3 मूवमेंट क्या है? तो P3 मूवमेंट क्या है? प्रो प्लैनेट पीपल। कई बार फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि P3 मूवमेंट क्या है? तो प्रो प्लैनेट पीपल। ये पीएम मोदी ने जो वेफ का दावोस एजेंडा था 2022 में से लॉन्च किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसकी उत्पत्ति कब हुई? तो इसकी उत्पत्ति हुई है 1992 में रियो सम्मेलन में। जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसकी कब शुरुआत हुई? 1992 में। एक मुझे डाउट क्वेश्चन आ रहा था, कई बच्चे कह रहे थे कि जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा इसमें कितने देश शामिल है, 183 शामिल है या 185 शामिल है? तो इसमें 183 देश शामिल हैं। कई जगह पर 185 दे रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, लेकिन मैंने 183 ही पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। जरूरी नहीं कि मैं सही हूँ, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जो अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट है ये UNEP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। जो अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, इसका शीर्षक क्या होता है? शीर्षक भी याद रख लीजिए, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडेप्शन ऑन फेलियर्स पुट्स ऑन वर्ल्ड एट रिस्क, ये किस रिपोर्ट का शीर्षक था? तो ये किसका था? अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट का। क्या शीर्षक था एक बार फिर से? ये आप ये मत समझिएगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये जितनी बार आप क्वेश्चन सुन रहे हैं ना वो आपको याद हो रहे हैं। टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडेप्टेशन फेलियर्स पुट्स ऑन वर्ल्ड एट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है। इसमें बहुत सा विवाद रहा होगा। मैंने 1965 ही पढ़ा है कि केंद्रीय वन आयोग 1965 में आया। आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा, मैं ये नहीं कहती कि मैं एकदम सत्य ही बता रही हूँ। तो केंद्रीय वन आयोग कब आया? 1965 में। और राष्ट्रीय वन आयोग कब आया? तो 7 फरवरी 2003 को। किसकी अध्यक्षता में आया था? BN कृपाल इसके पहले अध्यक्ष थे, BN कृपाल। कोप 1 कहाँ पे हुआ था? तो 1995 में बर्लिन में कोप 1 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट्स की स्थापना कब हुई? साइट्स लागू कब हुआ? ये देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे कि साइट्स लागू पूछा है, तो लागू हुआ 1 जुलाई 1975 से, लेकिन साइट्स आया कब था? 1973 में, 1973 में आ गया था। और लागू हुआ 2 साल बाद 1 जुलाई 1975 से। और भारत कब शामिल हुआ? तो भारत 1976 में साइट्स में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये कई बार मैचिंग में क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि ये मैचिंग में पूछे जाते हैं, तो ये सारे मैंने एक साथ लिख दिए हैं। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर उष्णकटिबंधीय, जबलपुर उष्णकटिबंधीय। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जो वर्षा वन है वो असम में है। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोरहाट, असम में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर। शुष्क वन यानी जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है उसका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में। हिमालय जहाँ ज्यादा ठंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र ये कहाँ पर है? पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल। ये वन प्रबंधन है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, शायद 1982 में इसकी स्थापना हुई थी भोपाल में। ये पूछा जाता है वन संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान जहाँ पे करते हैं वो हमारा देहरादून में। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है, GM फसलों में अनुमति किसको मिली है? जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं उसमें किस किस को अनुमति मिली है, मतलब उस पर आप शोध कर सकते हैं। तो कपास, मक्का और गेहूं, ये 3 फसलें हैं। चावल इसमें शामिल नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। कपास, मक्का, गेहूं, ये 3 फसलें इसमें शामिल है।
इंडिया मैंग्रोव अलायंस में कब शामिल हुआ? तो 2022 में। जो मैंग्रोव का अलायंस चल रहा है उसमें भारत अभी लास्ट ईयर ही शामिल हुआ है 2022 में। एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि जो कोप 27 आपके सिलेबस में भी है, कोप 27 में एक मैंग्रोव की एक पहल है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, आप लोग क्वेश्चन आए तो कर दीजिएगा कि उसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो उसमें भारत नहीं शामिल है। ये क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि भारत में बहुत ज़्यादा मैंग्रोव एरिया है, सुंदरवन गुजरात साइड में, तो भारत उसमें शामिल होगा। उसमें यूएई और इंडोनेशिया शामिल है। मैग्रोव अलायंस एमएसी करके एक पहल है जो कोप 27 में साइन हुई है, उसमें यूएई और इंडोनेशिया, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोप 27 आपके सिलेबस में भी है। पृथ्वी सम्मेलन +5 कहाँ पर हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन +5 कहाँ पर हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय पूछे, पर्यावरण मंत्रालय तो 1985, 5 साल बाद मंत्रालय का गठन हुआ। यूनेस्को की सूची में भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी। इसमें आप लोग मत कंफ्यूज हो जाइएगा, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि कच्छ की खाड़ी है कि नहीं, तो कच्छ की जो खाड़ी है वो यूनेस्को में नहीं शामिल है। जो कच्छ की खाड़ी है, वैसे तो एरिया वाइज सबसे बड़ी कच्छ की खाड़ी है जैवमंडल रिजर्व, लेकिन यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, जिसमें 12 शामिल है जैवमंडल रिजर्व, उसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी कौन सी है, तो उसमें मन्नार की खाड़ी ही सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्पैक्ट 5 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो इम्पैक्ट 5 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? वैंकूवर। वैंकूवर हमारा कहाँ पड़ता है? कनाडा में। तो इम्पैक्ट 5 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? वैंकूवर, कनाडा। गज उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो गज उत्सव 2023 मनाया जा रहा है हमारा असम में। यूपी में कितने बाघ हैं? 173। वैसे ये पूछेगा नहीं, लेकिन ये डाटा मुझे कहीं दिखा था तो मैंने लिख लिया था क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता था। तो यूपी में बाघ हैं 173, हाथी कुछ 232 है शायद, यूपी में हाथी 232। वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? तो वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड सदैव उल्टा होगा। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा एक बार। आरक्षित वन की अधिसूचना जारी करने का प्रावधान किसमें है? तो धारा 20 में। आरक्षित वन की अधिसूचना किसमें जारी होगी? धारा 20 में। जो 1927 का अधिनियम है, इसका अध्याय 2, 1927 का जो अधिनियम है इसका अध्याय 2 और धारा 20 में फाइनली जो आरक्षित वन है उसको फाइनली डिक्लेरेशन है धारा 20 में। बाकी उद्घोषणा तो 4 में जारी करता है, फिर चेक होता है कि इसको आरक्षित वन घोषित किया जाए कि ना किया जाए। तो फाइनल डिक्लेरेशन है धारा 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ बना? ये क्वेश्चन बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य है वो मानस है, असम में। तो सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? मानस। और सबसे पहला पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो वेदाथंगल। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। तो सबसे पहला पक्षी अभयारण्य है वो वेदाथंगल तमिलनाडु में स्थित है, 1898 के आसपास ये स्थापित हुआ था वेदाथंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोटिक आवास का उदाहरण कौन सा है? तो झरना। ये लोटिक आवास होते क्या है? तो मैंने तो ऐसे कनेक्ट कर लिया था कि लोटिक मतलब लोटना, यानी जो चल रहा हो, जो गतिमान हो। तो लोटिक आवास ऐसे होते हैं जो गति कर रही हो, जिसमें झरना झरना बहता रहता है, तो ये लोटिक आवास का उदाहरण है। एक होता है लैंटिक, जो लैंटिक आवास होते हैं वो स्थिर होते हैं। इसमें देखिए आधी ना आ गया तो इसका मतलब ये स्थिर है, स्थिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? ये आप लोग मत कंफ्यूज होइएगा, ये मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था क्वेश्चन, क्योंकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष है वो इस यही साल है, मतलब 2023 से ही है अंतरराष्ट्रीय वर्ष। अभी संसद में मतलब बहुत इस पे डिस्कस हुआ था अंतरराष्ट्रीय वर्ष पे, लेकिन मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष पूछे तो मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष था 2018, जो केवल इंडिया में था, और जो 2023 है वो अंतरराष्ट्रीय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत क्या स्थापित नहीं किया जाता? तो ये मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा कि वन्य जीव अभयारण्य भी हम लोग 1972 के तहत घोषित करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित करते हैं, जैविक उद्यान भी घोषित करते हैं, लेकिन जैव मंडल रिजर्व ये 1972 के तहत स्थापित नहीं किए जाते हैं। तो पहला जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? यहाँ पे जैविक उद्यान लिखा है, तो दिल्ली में। पहला जैविक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दिल्ली में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैप एंड ट्रेड का समाधान सर्वप्रथम किसमें किया गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया था। कैप एंड ट्रेड में कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है, तो इसका समाधान कहाँ पर हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुआ है। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS, ये रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये नीति आयोग प्रकाशित करता है। जो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज रिपोर्ट है ये हमारा कौन प्रकाशित करेगा? ये नीति आयोग प्रकाशित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आया था ये 2001 में आया था,
और जो संशोधन हुआ है वो लास्ट ईयर हुआ 2022, इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया कि आप लोग याद रखिएगा कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में अभी हाल ही में संशोधन हुआ है 2022 में। आया कब था ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम? तो 2001 में आया था, सॉरी, 10 संशोधन 2022 में हुआ है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया था। ब्लू कार्बन पहल की शुरुआत कब हुई? तो 2011 में। ब्लू कार्बन पहल की शुरुआत कब हुई? 2011 में। जो महासागर और सागर होते हैं उनके द्वारा प्रगहित कार्बन, जो उनके द्वारा जो कार्बन स्टोर किया जाता है वो होता है ब्लू कार्बन। तो इसकी शुरुआत हुई है 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएनएफ ट्रिपल सी कब प्रभावी हुआ? तो 21 मार्च 1994 से 1992 में गठन हुई, मैंने पहले बताया था। ग्रीन क्लाइमेट फंड, हरित जलवायु कोष की स्थापना कब हुई? ग्रीन क्लाइमेट फंड या हरित जलवायु कोष, तो ये कानकुन सम्मेलन 2010 में इसकी स्थापना हुई और 2014 से इसने काम करना चालू किया। विकसित देश विकासशील देशों की सहायता करते हैं इसमें। और जो हरित जलवायु कोष है ये कोप 16 में आया है। ये ऐसे याद कनेक्ट कर लीजिएगा, हरित जलवायु कोष, निधि की बात की जा रही है, पैसों की बात की जा रही है, तो कोष कोप 16। तो ये कब आया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हरित जलवायु कोष की स्थापना किस कोप में हुई? तो कोप 16 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्ष माता किसे कहते हैं? ये मैंने क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे शामिल किया कि आपने जल पुरुष पढ़ लिए होंगे राजेंद्र सिंह, वृक्ष पुरुष पढ़ लिए होंगे, और जंगल पुरुष पढ़ लिए होंगे जादव पायेंग। वृक्ष माता शायद कई लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी, तो सालू मर्दा थिमक्का, ये इन्हें क्या कहते हैं? ये वृक्ष माता है। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट पौधे हैं इनके नाम मैंने यहाँ पे, इनके वैज्ञानिक नाम क्या थे तो इनको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। शीशम का वैज्ञानिक नाम होता है डेलबेजिया सिस्सू। साल का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा, साल सोरिया रोबस्टा। नीम का वैज्ञानिक नाम है एजार डिरेस्टा इंडिका। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? एजार डिरेस्टा इंडिका। सागौन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन पर भूमि रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो जलवायु परिवर्तन यहाँ पर है, तो इसकी रिपोर्ट भी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा ही जारी की जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन यहाँ पे भी है, इसके आंसर में भी जलवायु परिवर्तन है, तो उससे रिलेटेड आपको दिखो तो टिक कर दीजिएगा। ये जो कुछ छोटी चीजें होती है ना, आपको लगेगा मतलब बहुत बेवकूफी वाली चीजें बता रही हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, अभी अभी आप जब टेस्ट देने बैठेंगे, तो जो आप ट्रिक अपने दिमाग में लगा के इसको याद रखते हैं ना, वही काम आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाला घटक कौन सा? तो जलवाष्प। जलवाष्प आपको पता होगा कि कहीं पे ज्यादा पानी है तो ज्यादा वाष्पित हो रहा है, तो सबसे ज्यादा परिवर्तनशील वाला घटक जलवाष्प ही है। अति सघन वन में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? जो इंडिया में वेरी डेंस फॉरेस्ट है उसमें 501 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 501 किलोमीटर की। और कुल वनावरण में कितनी वृद्धि हुई? तो 0.22%। वनावरण में हमारी कितनी वृद्धि हुई है? 0.22%। वैश्विक तापन में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान कितना है? तो परसेंटेज 60%। सबसे ज्यादा योगदान करती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 60% योगदान केवल कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों में संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल किया, मैंने हर क्वेश्चन जो भी अपने नोट्स में लिखे हैं वो ये तब लिखे हैं, या तो मेरे गलत हुए हैं या तो मुझे पढ़ने में कहीं और आंसर मिला, दूसरी जगह कोई और आंसर मिला। ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ रही थी तो कई टीचर्स ने इसका आंसर ये दे रखा है, पृथ्वी की गुणा नज की तिरकता, जबकि ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर होगा सौर किरणित ऊर्जा। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया। अगर आपने भी इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इसका आंसर कई जगह पृथ्वी की गुणा नज की तिरकता दे रखी है, तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किया है। तो जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित कौन सा नहीं है? सौर किरणित ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ? 1979 में, 1979 में। भारत में सबसे कम कौन से वन है? तो उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन वैसे भी हमारे देश में कम पाए जाते हैं, पर्वतीय वन ज्यादा पाए जाते हैं। उसमें भी उष्ण वाले, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं, लेकिन जो उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो सबसे कम पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर रेंज कितने हैं यूपी में? तो टाइगर रेंज, सॉरी यूपी नहीं, ऑल इंडिया की बात की जा रही है, तो यहाँ पर टाइगर रेंज ऑल इंडिया में कितनी है? 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के कितने परसेंट, विश्व के कितने परसेंट भाग पर वन है? तो 16% भाग पर विश्व के वन पाए जाते हैं, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कब स्थापित हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन था, ये 2010 में स्थापित हुआ है। इसका लक्ष्य क्या था? 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, ये 2022 तक था। अब इसको 1 लाख कर दिया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हरित जलवायु कोष मैक्सको के कानकुन में समझौता हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया 2010 में आया था, 2014 से इसने कार्य करना आरंभ किया था, हरित जलवायु कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस कन्वेंशन की उत्पत्ति पृथ्वी सम्मेलन के दौरान नहीं हुई? तो जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये यूएनएफ ट्रिपल सी की बात कर रहा है, ये तो आया ही था पृथ्वी सम्मेलन में। जैव विविधता पर कन्वेंशन, ये भी आया था पृथ्वी सम्मेलन में। मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन, ये भी पृथ्वी सम्मेलन में आया था। रामसर कन्वेंशन, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी सम्मेलन में नहीं हुई थी। रामसर कन्वेंशन कब आया है? 2 जुलाई 1971 को। 2 जुलाई 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए समझौता हुआ था, जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, और ये 1975 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सौर मिशन किस मंत्रालय की पहल है? तो जो राष्ट्रीय सौर मिशन है, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है। बहुत अभी तो आपको ये इजी लग रहा होगा कि हाँ, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, लेकिन आप इसको बहुत भी पढ़ लेंगे ना, उसके बाद अगर आपको टेस्ट में मिलेगा तो ये क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं। मतलब मेरे गलत हो तो मुझे लगता है कि मतलब जो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो कई लोगों के क्वेश्चन वाले गलत होते होंगे, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिख दिए हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा और बचत मिशन किसकी पहल है? तो विद्युत मंत्रालय की। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा और बचत मिशन विद्युत मंत्रालय की पहल है। हिमालय पारितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन, ये किसकी पहल है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। हिमालय पारितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? बहुत से बच्चों में बहुत सारा कंफ्यूजन था। तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई है। वन्य जीव है 1952 में भारतीय, ये थोड़ा आप इसको ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 2002, कहीं 2003 भी लिखा होता है, वो भी सही है। 2002 में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ था, उसके तहत 2003 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार सरकार को किसी वन को आरक्षित करने का अधिकार है। मैंने आपको बताया था, चैप्टर 2 सेक्शन 20, जो अध्याय 2 है धारा 20 के तहत आरक्षित वन घोषित करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार सरकार को किसी वन को अनारक्षित करने का अधिकार क्या है? अभी तो ऊपर हम लोग आरक्षित करने का अधिकार की बात कर रहे थे कि धारा 2 अध्याय 2 धारा 20 में आरक्षित घोषित कर सकते हैं, लेकिन आरक्षित वन को अनारक्षित करने का अधिकार किसमें है? तो ये लोग आप लोग याद रखिएगा, धारा 27। धारा 27 में आरक्षित को अनारक्षित घोषित करने का अधिकार है, धारा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अध्याय 4 में किस सेक्शन के तहत राष्ट्रीय पार्क घोषित किए जाते हैं? ये देखिए, राष्ट्रीय पार्क जो है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किए जाते हैं, तो इसका अध्याय कौन सा है? सबसे पहले तो अध्याय 4। राष्ट्रीय उद्यानों के लिए कौन सा अध्याय है? अध्याय 4। और धारा कौन सी है? तो धारा 35। राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान की कौन सी धारा है? धारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अध्याय 3 में किस सेक्शन के तहत अनुसूची 1 से अनुसूची 4 में शामिल वन्य जीवों का शिकार प्रतिबंधित किया गया है? जो अनुसूची 1 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, 1 से 4 तक में जो जानवर शामिल हैं, उनका शिकार किस धारा में प्रतिबंधित है? तो अध्याय 3 की धारा 9 में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मानव जीवन के लिए खतरा हो या जो बीमारियों फैलाने का डर हो, उनको मारने का अधिकार किस धारा में है? तो उनको मारने का अधिकार धारा 11 में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग प्लीज बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे हैं। आप लोग बताएंगे तभी मैं इसको आगे कैरी करूंगी, वरना ये लास्ट है।